हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो हमने ट्वेल्थ कर लिया है। अब ट्वेल्थ करने के बाद हमने जो है डिसाइड किया है हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। ऐसे में होता क्या है, स्टूडेंट्स के समझ में ही नहीं आता है कि उन्हें किस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि एक दो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स नहीं है बल्कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। तो आपके लिए कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बेस्ट रहने वाला है, आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ट्वेल्थ के बाद किस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, है ना, ये आपका डाउट है। तो आज की इस वीडियो में आपके ये डाउट क्लियर हो जाएगा। देख सकते हैं जो मेन और मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स हैं। अगर इन्हें आप क्लियर कर लेते हो तो आपको एक अच्छी पोस्ट मिलेगी, है ना। तो इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहने वाला है ना, क्योंकि अभी अभी आपने ट्वेल्थ किया है। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं ट्वेल्थ के बाद किस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो देख सकते हैं ये सारे एग्ज़ाम्स मैंने लिखे हैं, जो कि हैं 10 एग्ज़ाम लिखे हैं। हालांकि और भी होते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा बेस्ट एग्ज़ाम इन्हें बोल सकते हैं। ओके, तो देख सकते हैं सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि एसएससी क्या है। एसएससी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सॉरी। यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म भी मैं आपको बताना चलूँगा। एसएससी की फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, है ना। ये जो है एक आयोग होता है, जो कर्मचारी आयोग होता है। ये जो है काफ़ी सारे एग्जाम्स को कंडक्ट कराते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ, एसएससी एमटीएस, एसएससी जेई। तो इस तरह से काफ़ी सारे एग्जाम्स को कंडक्ट कराते हैं कौन, एसएससी। अब देखिए इसमें कई कैटेगरी हैं। अब कैटेगरी वाइज मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल। इसे मैंने 1 नंबर पे क्यों रखा है आगे वीडियो में आपको पता लग ही जाएगा। एसएससी सीजीएल, ओके। इसके बाद आता है एसएससी सीएचएसएल, है ना। फुल फॉर्म बताते हुए चलेंगे आपको। देखिए एसएससी की फुल फॉर्म बताई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और सीजीएल की फुल फॉर्म होती है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। अब इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है ये तो ग्रेजुएट लेवल का है, यानी इसमें ग्रेजुएशन चाहिए होगी। तो आप इस वीडियो में क्यों लेकर आए इसे, है ना। तो मैं आपको बताऊंगा इसका रीज़न क्या है ना। तो इसीलिए मैं आपको लेकर के आया हूँ। तो देखिए एसएससी सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, और एसएससी सीजीएल इसका मतलब क्या है, सॉरी, एसएससी सीएचएसएल यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, है ना। हायर सेकेंडरी लेवल यानी ये 12th क्लास के लेवल का एग्जाम होता है, यानी 12th वाले स्टूडेंट्स इसे दे सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है एसएससी जीडी, है ना, एसएससी जीडी। इसके बाद हमारा आता है एसएससी सीपीओ, एसएससी सीपीओ। इसके बाद हमारा आता है एसएससी एमटीएस, एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, ओके। इसके बाद हमारा एग्जाम आता है एसएससी जेई, है ना। अब जेई है तो भाई डिप्लोमा चाहिए होगा, तो मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल डीप में बताने वाला हूँ। तो देखिए एसएससी जेई ये भी हमारा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। एंड इसके बाद आता है यूपीएससी, जो कि भाई फर्स्ट नंबर पे, तो मैंने यहाँ पर इसे फर्स्ट नंबर पे इसलिए लिखा है क्योंकि ये एसएससी में फर्स्ट नंबर पे है, लेकिन ये जो यूपीएससी है ना ये इंडिया में, है ना, इंडिया लेवल का फर्स्ट नंबर पे आता है। और सबसे टफेस्ट एग्जाम जिसे माना जाता है ना वो हमारा होता है यूपीएससी। सबसे ज़्यादा टफेस्ट एग्जाम कौन सा है, तो यूपीएससी है। इसके बाद हमारा सेकंड नंबर पे आता है जेई मेंस, है ना, जेई एडवांस, जिसके थ्रू हम आईआईटी में जाते हैं। एंड उसके बाद आता है नीट, है ना, नीट जिसके थ्रू डॉक्टर्स बनते हैं। तो ये सारे होते हैं। तो सबसे टफेस्ट जो एग्जाम माना जाता है ना वो यूपीएससी होता है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप जाते हैं सीएससी में, है ना, सीएसई। इसका मतलब होता है सिविल सर्विसेज, है ना, सिविल सर्विसेज एग्जाम, ओके। अब यहाँ पर इसके बाद हम बात करते हैं भाई स्टेनोग्राफर। काफ़ी स्टूडेंट्स इसे जानते होंगे, स्टेनोग्राफर क्या होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा, तो मैं बता देता हूँ स्टेनोग्राफर क्या होता है। देखिए स्टेनोग्राफर आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब इसकी जॉब्स हैं और इसका स्कोप भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको स्टेनोग्राफर में स्टेनो में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है ना तो आप इसको प्रेफर ज़रूर कीजिएगा, इसके तरफ ज़रूर जाइएगा। होता क्या है इसमें शॉर्ट हैंड आना चाहिए, है ना। किसी सेंटेंस को बहुत छोटा करके लिखना है ना, तो ये शॉर्ट हैंड कह सकते हैं इसे। तो स्टेनोग्राफर के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर मैं बताने लगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसके बाद ये हमारा आता है रेलवे का एग्ज़ाम। भी रेलवे आप जानते हैं रेलवे भी काफ़ी बड़ा जो है आरआरबी जिसे कहते हैं ना, रेलवे लिखा है लेकिन इसका आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इसकी फुल फॉर्म होती है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड,
है ना। आरआरबी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराता है, तो मैंने रेलवे ही लिख दिया। रेलवे में काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स आते हैं, इसमें 10th लेवल के भी एग्ज़ाम आते हैं, 12th लेवल के भी, ग्रेजुएशन लेवल के भी आते हैं। ओके, अब देखिए इसके बाद आता है बैंकिंग, है ना। बैंकिंग का एग्ज़ाम, अगर आप बैंकिंग के एग्ज़ाम देना चाहते हो तो उसमें भी आप दे सकते हो, लेकिन इसके सारे के सारे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। अगर आप चाहें तो एक एक वीडियो में अलग अलग सेपरेट प्रोवाइड करूँगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पर्टिकुलर एग्ज़ाम यानी 12th के बाद आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, इसके ऊपर हमारी आज की ये वीडियो होने वाली है। तो देख सकते हैं 12th के बाद हमें कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा एग्ज़ाम है ना, ये कौन सा है, 12th लेवल का है ना। कौन सा, एसएससी सीएचएसएल। एसएससी सीएचएसएल किस लेवल का है, 12th लेवल का है, यानी कि 12th के स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम से उन्होंने पास की हो। एंड इसके बाद हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल, जो कि एसएससी में फर्स्ट नंबर पे आता है। एंड ये जो है ग्रेजुएशन वाले दे सकते हैं, है ना। जिसके पास ग्रेजुएशन है वो इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे इस एग्ज़ाम को यहाँ पर लाने की क्या ज़रूरत, तो मैं अवेयर करना चाहता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि ये एसएससी सीजीएल है और ये टॉप का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है, किसमें, एसएससी में। अब देखिए मैं आपसे बोलूँगा कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी ना करें, है ना। आपने 12th किया है, लेकिन ये 12th लेवल का है, बट इसकी आपको तैयारी नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि देखिए एसएससी जो नाम है ना, एसएससी, इसमें टॉप का फर्स्ट नंबर पे सीजीएल आता है। तो सीजीएल एक ऐसा एग्ज़ाम है ना जो एसएससी के सभी एग्ज़ाम को कवर कर लेता है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। एसएससी का जो सिलेबस है ना, अगर आपने एसएससी सीजीएल का सिलेबस कवर कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो सीजीएल का तो एग्ज़ाम आप क्लियर करेंगे, साथ में आप इन सबको एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। ध्यान देंगे, कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये मतलब जितने भी एसएससी सीजीएल एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं ना, अगर आपने सीजीएल का कवर कर लिया है सिलेबस, तो मैक्सिमम जो सिलेबस होता है ना वो सेम होता है, इन सभी एग्ज़ाम्स का, है ना। तो आपको करना क्या है, मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको इसकी तैयारी ना करते हुए आपको एसएससी सीजीएल को टारगेट करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने एक बार एसएससी सीजीएल का सिलेबस कवर कर लिया, रिवीजन कर लिया, मॉक टेस्ट लगा लिए, सारा कुछ कर लिया ना, तो आप भले ही एसएससी सीजीएल का नहीं क्रैक कर पाए, लेकिन आप सीएचएसएल फोड़ सकते हो, जीडी, सीपीओ, एमटीएस, जेई, इन एग्ज़ाम को कर सकते हो। लेकिन जेई में आपको ध्यान देना है, जेई में आपको क्या चाहिए होता है, डिप्लोमा। अब देखिए इसमें डिप्लोमा किस चीज़ में चाहिए, इसमें पर्टिकुलर आपकी ट्रेड होती है ना। जैसे कि मान लीजिए आपको जो है सिविल इंजीनियर बनना है, तो आपको सिविल इंजीनियर का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, जिसे हम जीटीआई के थ्रू करते हैं, पॉलीटेक्निक जिसे कहते हैं, है ना। तो अगर आपको इलेक्ट्रीशियन में है तो आपने जो है आईटीआई करी है, तो आईटीआई से तो नहीं होगा ये, आपको इसमें डिप्लोमा करना ज़रूरी है पॉलीटेक्निक के थ्रू। तो पॉलीटेक्निक से आपको करना क्या क्या होगा, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में करना होगा, तभी आप इस एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। यानी इसमें डिप्लोमा क्या है, मस्ट है, डिप्लोमा होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं, देखिए इन सभी एग्ज़ाम के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद ये यूपीएससी आता है। यूपीएससी में आपको क्या चाहिए होता है, 12th के बाद आप इस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इसमें एनी स्ट्रीम, कोई भी आपके पास स्ट्रीम है ना, तो आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। ये जो है बहुत ज़्यादा टफेस्ट एग्ज़ाम है, मैंने आपको बताया। तो ये जो है एग्ज़ाम टाइम मांगता है, क्योंकि इसका फिक्स सिलेबस नहीं होता है। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें फिक्स सिलेबस नहीं होता है। और इस एग्ज़ाम के ऊपर, है ना, इस एग्ज़ाम के ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें यूपीएससी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बताऊँगा कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, कितने अटैम्प्ट दे सकते हैं ना, एज क्राइटेरिया, क्या क्वालिफिकेशन होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, एक पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। एंड इसके बाद मैंने आपको बताया स्टेनोग्राफर, भाई स्टेनोग्राफर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है आज के टाइम में, तो आप स्टेनोग्राफर भी कर सकते हो। इसका आपको जो है कोर्स वगैरह करना होगा, देन इसके बाद इसके एग्ज़ाम्स होते हैं। स्टेनोग्राफर बहुत से जगह पर मांगा जाता है, तो आप वहाँ पर एग्ज़ाम क्वालिफाई करके इसका जो है पोस्ट पा सकते हो। ओके, इसके बाद रेलवे, जिसे मैंने बताया आरआरबी कंडक्ट कराता है ना, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, तो इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज आती हैं। अभी जो है ग्रुप डी की, है ना, अभी जो है ग्रुप डी की वैकेंसी निकली हुई है। ग्रुप डी में पहले आईटीआई मांगते थे, लेकिन अब आईटीआई को हटा दिया गया है, यानी कि आईटीआई वाले तो करेंगे, साथ में 10th वाले भी कर सकते हैं, है ना। तो इस टाइम पर क्या हो गया, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, है ना। कंपटीशन तो बढ़ेगा ही, अगर सिर्फ आईटीआई मांगते तो 10th वाले नहीं भर सकते थे फॉर्म। अब लेकिन आईटीआई को मतलब हटा ही दिया है, 10th वालों को भी कह दिया है, अलाउ कर दिया है। तो ऐसे में होगा कि 10th वाले भी बहुत सारे फॉर्म भरे जा रहे हैं, है ना।
तो अगर आप चाहें तो इसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अब इसकी जो है डेट नहीं है, हालांकि वीडियो मैं लेट बना रहा हूँ। तो ग्रुप डी भी आपको पता होना चाहिए, ग्रुप डी भी एक एग्ज़ाम होता है, लेकिन इसमें जो है लेबर की पोस्ट आपको मिलती है, ज़्यादा बड़ी अच्छी खास पोस्ट नहीं मिलती है। तो ये जो मैंने आपको एग्ज़ाम बताया ना, इसमें आपको ग्रुप ए और ग्रुप बी इसकी पोस्ट मिलेगी, जो कि बहुत बढ़िया पोस्ट होती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कितनी पोस्ट होती है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। देखिए ए और बी ये जो है मोस्ट पावरफुल जो है इन्हें पोस्ट कह सकते हैं, एंड सी भी अच्छी खासी होती है, लेकिन डी बहुत ज़्यादा लोअर होती है, यानी कि इसमें लेबर वाला काम मिलता है। जैसे कि ग्रुप डी में अगर आप लग जाते हो तो वहाँ पर आपको लेबर वाला काम करना है, रेलवे में लगोगे तो वहाँ पर पटरी वगैरह को काम करना पड़ता है, यानी लेबर वाला काम है। ओके, तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। एंड यहाँ पर यूपीएससी में बात करें तो इसमें भी ए और बी की ही है, ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। रेलवे, बैंकिंग, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया है। वीडियो से रिलेटेड आपके डाउट होंगे, अगर डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हो। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके जाइएगा, जिससे कि और स्टूडेंट तक ये वीडियो सजेस्ट हो सके। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।